अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ISI का रोल जो है मुख्तलिफ़ सियासी मामलात के अंदर मुतनाज़ा तरीके से सामने आता रहा है। वैसे तो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है और मुल्क के दिफा और सलामती के लिए इसका एक बहुत ही कलीदी किरदार है, लेकिन वो जो फोकस्ड एक काउंटर इंटेलिजेंस या दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से मामलात हैं वो तो इसके काबिल सताइश हैं, लेकिन सियासी मामलात के अंदर इसका जो रोल है वो मुख्तलिफ़ वक्तों में सामने आता रहा। बहुत पीछे ना भी जाएं तो IGI बनवाई गई थी और IGI बनवाने का मकसद ये था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए नवाज़ शरीफ और उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे हमख्याल लोगों को इकट्ठा किया जाए जिससे पीपल्स पार्टी इक़्तिदार हासिल ना कर पाए। तो बड़ा मशहूर व मरूफ वाक़या था। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बाद में एक केस भी हुआ जिसको एयर मार्शल असगर खान लेकर गए थे और उस पर ऑर्डर भी आया, लेकिन उसके नतीजे में जो तहकीकात का हुक्म दिया गया था वो काम आगे चल नहीं पाया। IGI 1988 या 90 या 93 के दिनों के जिक्र कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उससे आगे आ जाएं तो 2014 के अंदर इस्लामाबाद में एक धरना हुआ। उस धरने के पीछे भी जिन कुछ शख्सियात का नाम आया तो उसमें उस वक्त के जो ISI के DG थे उनका भी जिक्र आया और PMLN के कुछ वज़रा ने कुछ टेलीफोन कॉल्स का जिक्र किया जो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के आर्मी चीफ़ को बताई और उन कॉल में इंटरसेप्ट किया गया था कि उस वक्त के DG ISI कुछ सियासी लोगों के साथ मामलात कर रहे थे उस धरने के हवाले से जो बाद में PTI ने यहाँ D चौक के अंदर इमरान खान ने किया। फिर फैज़ाबाद के अंदर तहरीक लब्बैक का एक धरना हुआ और तहरीक लब्बैक के धरने के पीछे भी जिन शख्सियात का नाम आया उनमें से एक शख्सियत घूम फिर के आपारा तक जा पहुंचता था ताल्लुक़। फिर जो एग्रीमेंट साइन हुआ उस एग्रीमेंट के ऊपर भी उनके दस्तखत थे और उसी के ऊपर चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा उस वक्त तो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया और उस हुक्मनामे के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान में फ़ासले बढ़ गए। ये सिलसिला कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर रुका नहीं। टॉप सिटी यहाँ से पिंडी से करीब में ही एक हाउसिंग सोसाइटी है और उस हाउसिंग सोसाइटी में बराह रास्त इल्ज़ाम जनरल फैज़ के साथ चला गया कि उनके जो मालिक थे उनसे किसी भी तरीके से उनको दबाव में लाया गया या कुछ ऐसे मामला किए गए जो कानून से बाला थे और ये पब्लिक डोमेन में ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं की गई। आज से तकरीबन 2 साल पहले कह लीजिए कि इन मामलात के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ किया गया या तकरीबन 1.25 साल पहले इनके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ किया गया और आज जनरल फैज़ के ऊपर जिन 4 इल्ज़ामात का जिक्र किया गया है उसमें सर फहरिस्त तो उनका सियासी मामलात के अंदर मुलव्वस होना। ये बहुत सीरियस चार्ज इस सेंस में है कि बेशुमार मौक़े के ऊपर मैंने 3-4 तो बड़े बड़े मौक़े अभी आपके सामने तज़किरा किया कि वो जिक्र आता था लेकिन कभी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये उनका जो हल्फ है ऑफ़िस का, जो ऑफ़िस एज्यूम करते हुए वर्दी पहनते हुए हल्फ उठाया जाता है, उस हल्फ के अंदर है कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होंगे या हुकूमत वक्त को बनाने या गिराने के अंदर उनका रोल नहीं होगा। लेकिन इस हल्फ की खिलाफ वर्जी के बावजूद कभी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज ये पहला मौका है कि 4 इल्ज़ामात जिनके ऊपर सज़ा दी गई है उसमें एक सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना है, दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है जिससे रियासत और सिक्योरिटी का नुकसान जो है वो पहुँचाने का इल्ज़ाम है, फिर हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल है, इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल है और लास्टली शहरियों को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। ये वो निजी हाउसिंग सोसाइटी वाला इल्ज़ाम है। तो जनरल फैज़ को इन 4 इल्ज़ामात में 14 साल की सज़ा दी गई है, लेकिन इसका आखिरी पैरा जो है कि सियासी शख्सियात से मिलकर कुछ ऐसी इंतशार वाली जो कार्रवाइयाँ हैं उसके ऊपर अभी तहकीकात जारी हैं। वो हमारा ख्याल ये है कि वो 9 मई और उससे जुड़े हुए कुछ वाक़यात की तरफ निशानदेही है, लेकिन उसके ऊपर जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट में या पब्लिक डोमेन के अंदर उस केस की चार्जशीट ना आ जाए मैं बहुत ज़्यादा क़यास राय नहीं कर सकता। लेकिन हमारा ख्याल यही है, जो असेसमेंट यही है कि वो 9 मई और उससे जुड़े हुए वाक़यात हैं और इसकी एक इम्प्लिकेशन ये होगी कि अगर जनरल फैज़ को 9 मई के अंदर सज़ा दी जाती है तो 9 मई का जो बोझ है वो सिर्फ जनरल फैज़ तक रुकेगा नहीं, वो फिर यही बोझ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात शख्सियात बशमूल इमरान खान उनकी तरफ भी जाएगा। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं उनसे इस केस के तनाजुर में और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर ये जो बड़े बड़े वाक़यात हैं किसमें किसका क्या रोल था उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह खान, मामले ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर। राना साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। इसके अलावा बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमैर साहब आपको भी खुश आमदीद। राना साहब, जनरल फैज़ पाकिस्तान के शायद बहुत ही जो घाक किस्म के जनरल से बड़े कहा जाना चाहिए कि होशियारी के मामलात में सियासी समझबूझ के हवाले से भी और एज़ DGC या DGI अगर उनका आप टेन्योर देखें तो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अगर हर जगह देखो ना सुप्रीम कोर्ट से लेकर ATC तक, मीडिया से लेकर कोई सिविल सोसाइटी तक, तो हर जगह मुझे जनरल फैज़ के बंदे नज़र आते थे। लेकिन आज ये दिन है कि जनरल फैज़ की 14 साल की सज़ा हो गई। तो क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, आपको क्या इसका तजिया क्या है?
देखिए, इसमें जो आपने इंट्रो में जो अहाता किया इस इशू का, मैं समझता हूँ वो काफ़ी जामे और काफ़ी जो है वो डिटेल में आपने बात की है। और सारी जो आपने जो कंक्लूजन ड्रा किए हैं, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। और इसमें मैं इजाफ़ा इस तरह से करूँगा कि देखें, जो ये एजेंसी है या इंस्टीट्यूशन है ISI का, वो एक बड़ा मुनज़्ज़म अदारा है। कुछ काम होते हैं जो अदारे की ज़रूरत होते हैं, उनको आप अपने तौर पे एनालाइज कर सकते हैं, उनको सही या गलत हम अपनी असेसमेंट या अपनी एक सोच के मुताबिक उनको इस तरह से जो है वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं। और एक है पर्सनल जो है वो यानी डिज़ायर और पर्सनल एजेंडा के ऊपर काम करना। ऐसे अदारों में कोई आदमी अगर अदारा जाती ज़रूरियात के मुताबिक जो भी एक्ट करता है, तो अदारा जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है, सेव करता है और अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन अगर उनमें से कोई जो है वो अपने पर्सनल एजेंडे के ऊपर काम करे, तो फिर उसकी माफ़ी नहीं होती, उसकी फिर पकड़ होती है। फैज़ हमीद साहब यानी सीनियर तरीन पोजीशन पे थे, इससे आगे और कौन सी पोजीशन है? इससे आगे तो फिर आर्मी चीफ ही है। और उन्होंने जो भी काम किए वो कभी उन्होंने बेनामी काम नहीं किया। जो भी उन्होंने किया नाम लेके किया, बता के किया, और हर जगह पे जो है वो उनके सिग्नेचर जो है वो नज़र आते थे। मेरे ख़िलाफ़ अगर केस बना तो अगर बाद में मुझे मिले तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये हमने नहीं किया। जो आप पे हेरोइन डालने वाला केस था, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे फैज़ हमीद साहब थे। और फैज़ हमीद साहब की इंस्ट्रक्शन थी, जो उस वक्त अपना DG नारकोटिक्स थे। तो लेकिन ये है कि उन्होंने साथ अपना जो पर्सनल एजेंडा है उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया। उस दौरान भी उन्होंने काम किया। ये टॉप सिटी वाला मामला जो है, ये कोई अदारे की तरफ से उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आप इनको जो है वो स्क्रू करें या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें। उन्होंने जो वो उनके ऊपर जो किया था कि जी यहाँ पे असला है, ये दहशत गर्द हैं और ये कोई MQM की जो है वो यहाँ पे शाख है, MQM लंदन की। तो उन्होंने अपने पर्सनल एजेंडे को भी साथ साथ जो है वो चलाया। टॉप सिटी वाला मामला देख लें, उसके बाद फिर उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को जो है वो आगे यानी ले जाने के लिए या अपनी जो है वो तरक्की के लिए उन्होंने फिर पॉलिटिकली भी जो है वो उन्होंने राब्ते रखे भी और उन राब्तों को डेवलप करने की कोशिश की। तो ये फिर चीज़ जो है वो फिर इसकी माफ़ी नहीं है। यहाँ पे कोई भी होता तो उसका हाल या उसका अंजाम जो है वो यही होना था। सर, बहुत बाख्यार जनरल फैज़ जितने इख्तियारात इस्तेमाल करते थे और जितने सियासी लोग उनकी जेब में थे, मेरा ख्याल है कि शायद माजी करीब में उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पॉलिटिकली जो मैनेजमेंट की और जिस तरह से उन्होंने मामलात को ऑल अराउंड जो है वो उन्होंने डील किया, तो उसकी बिल्कुल मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल एजेंडे के ऊपर जो है वो काम शुरू ना करते, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर शायद इस सूरत हाल से दो चार ना होते। लेकिन उन्होंने साथ अपने पर्सनल एजेंडे को भी जो है वो शुरू कर रखा था। सर, जो सियासी सरगर्मियों के मुलव्वस होने का सबसे पहला चार्ज, ये जो चार्जशीट आई है उसमें सबसे पहला चार्ज सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का। अब PTI ने कोई पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ भी मई के महीने में एक मार्च किया था। IMF की बोर्ड मीटिंग से 1-2 रोज़ पहले इन्होंने मार्च करके इस्लामाबाद। फिर जब 29 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर साहब का एज आर्मी चीफ नोटिफिकेशन होने वाला था, तो उस वक्त भी PTI का एक धरना था जो लाहौर से आके वो पिंडी आके एक लॉन्ग मार्च था। और वो लॉन्ग मार्च जो था वो जब शुरू हुआ लाहौर से, तो उस वक्त उसकी रफ्तार बड़ी तेज़ थी। लेकिन उसके बाद फिर वो अब बीच में आहिस्ता हो गया, फिर सस्पेंड हो गया
और उसकी टाइमिंग जो है वो बनाई गई जब आर्मी चीफ की तैनाती का जो जिन दिनों में जो है वो फैसला होना था, और उस पूरे प्रोसेस को जो है वो यानी अंडर प्रेशर करने के लिए जो है वो किया गया। और ये र्यूमर तो थी, अब हो सकता है कि इस केस के फैसला जब सामने आए तो उसमें वो एविडेंस भी हो कि उसमें भी जनरल फैज़ जो है वो मुलव्वस थे, और ये यानी उस पूरे धरने की डायरेक्शन जो है वो इन्हीं के पास थी। और एक और बड़ा वाक़या है, वो भी अनोखा ही वाक़या पाकिस्तान की तारीख का। आसिम मुनीर साहब की तैनाती से पहले उनकी फैमिली की ट्रैवल हिस्ट्री, नादरा का रिकॉर्ड, उनके पासपोर्ट, आईडी कार्ड्स और वो ईरान के विज़िट, वो सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक किया गया, लीक किया गया, सोशल मीडिया पे उछाला गया, और सुना है शायद सऊदी अरब को भी बताया गया कि ताकि इनके अपॉइंटमेंट को रोका जा सके। तो वो भी एक मज़ेदार वाक़या है। तो फिर मामला ये है कि ये वाक़यात जो हैं, ये कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है एज इंस्टीट्यूशन तो इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं हो सकता। बहुत ही अफसोसनाक है ना, क्योंकि उसमें उनकी ये पर्सनैलिटी है, उनकी फैमिली, ये फ़र्ज है कि जो अपने मफाद की खातिर जो है वो मुलव्वस होता है, और फिर जो अथॉरिटी उसे हासिल है। कौन था? यानी अब देखिए, ये फैसला जब सामने आएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि फैसले में तो इन चीज़ों का जिक्र होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो घुमा फिरा के जो है वो फैज़ हमीद साहब तक पहुंचती हैं, जो जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ प्रमोट होने से रोकने से मुतल्लिक़ थी। उमैर नियाज़ी साहब, ये जो आज सज़ा का अमल है, वैसे तो मेरा दिली ख्वाहिश ये है कि ये इंस्टीट्यूशनल रिफ़ॉर्म की तरफ हमें ले जाए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है पाकिस्तान की तारीख़ में, इससे पहले भी ये वाक़यात हो चुके हैं। इदारा अगर ख़ुद को रिफ़ॉर्म कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा कि आइंदा से सियासी मामलात के अंदर या जोड़ तोड़ के अंदर इस रोल का ऑफिशियली कानूनी तरीके से ख़ुद फ़ौज खात्मा कर दे कि आइंदा से कोई कर ही ना सके। लेकिन ये जो जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ामात हैं, ये PTI को लपेट में लाते हैं। PTI मुतासर होगी इससे, ख़ास तौर पर वो जो एक एंड वाला पैरा है जिसमें वो कहते हैं कि सियासी इंतशार वाली कार्रवाइयों के अंदर भी इनका रोल अभी उसके ऊपर तहकीकात जारी है। तो हमारा ख्याल ये है कि वो 9 मई से जुड़े वाक़यात इस सिलसिले में अभी तक इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि PTI इसमें दबाव का शिकार हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो एक अमल हुआ है, ये अमल तो अगर जिस आपने ख़ुद इशारा किया तो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। अगर असगर ख़ान केस के वक्त ये अमल शुरू हो जाता, अगर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी और आज तक कार्रवाई नहीं हुई, तो ज़ाहिरी बात है फिर निचलों को अपने इख्तियारात का उस तरह इस्तेमाल करने से फिर परवाह नहीं रहती, फिर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं रहता। अगर आज जिन 4 आपने पॉइंट्स गिनाए हैं, जिन 4 की बेसिस पे सज़ा की गई है, आज अगर हम अपने प्रेजेंट टाइम में देखें, क्या हमें वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल क्या बिल्कुल ख़त्म हो गया है? क्या आज शहरी महफूज हैं? क्या शहरियों पे क्या दबाव नहीं आ रहा? अगर इमरान खान के आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, वो किन चीज़ों की तरफ इशारा देते हैं। देखिए, PTI के जो आपने कहा नुकसानात का, देखिए इससे ज़्यादा क्या नुकसान होगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन छिन गया, उसमें भी अगर किया जाए, अगर आज जिन इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की वजह से सज़ाएँ दी जा रही हैं, अगर उस चीज़ को पूरा एक कमीशन थॉरली प्रोब कर ले तो इसी तरह की सिमिलर चार्जशीट औरों के ख़िलाफ़ भी बन जाएगी। तो ये तो देखें, ठीक है, अगर एहतसाब है तो एहतसाब सबके लिए होने चाहिए, इस्तिस्ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओपन एंडेड हो। अगर समझते हैं कि 9 मई है, PTI मुलव्वस है, तो उसका भी हम तो मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि बिल्कुल उसका थोड़ा प्रोब करा लें। क्या अमर माने हैं कि क्यों नहीं वो फुटेजेस दिखाई जाती, क्यों वो जो है ना वीडियोस गायब हो गई? एक हाईली सेंसिटिव एरिया है, अगर इल्ज़ामात इतने संगीन हैं तो एक कंटिन्यूस फुटेज जो उस सेंसिटिव एरिया की है वो कमीशन के सामने रखी जाए। अगर PTI की किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है तो PTI वो म्यूज़िक फेस करने को तैयार है। बैरिस्टर उमैर साहब, ये ट्रांसपेरेंटली अमल होना चाहिए। मैं मुकम्मल सपोर्ट करूंगा इस चीज़ की, जो आप वीडियो एविडेंस मांगे या कोई भी, और ये मामला अगर फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल के लेवल पे हमारे पास तफसीलात ना आई, तो जब ये रिव्यू लेवल पे या अपील लेवल पे जाएगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे भी इसका फोरम है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी सामने। लेकिन 9 मई अगर उसके ऊपर जनरल फैज़ को सज़ा होती है तो PTI या इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि जनरल फैज़ अकेले को सज़ा नहीं होगी 9 मई में।
देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है उसने एक गेटवे खोल दिया। हालांकि दुनिया में कहीं नहीं होता कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल लॉ होए, मगर अगर उस तरफ भी करना चाहें, देखें इस वक्त तो चलें जिस तरह की सूरत हाल है, अगर एक आप कहें कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद रास्ते बज़ाहिर बंद नज़र आते हैं, मगर वो एक बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट होगी कि आप क्लोज डोर एक वो काम करना चाह रहे हैं कि एक किस्म की वो गमाजी करेगा असगर खान केस की। कि असगर खान केस बुनियादी तौर पे क्या था कि बेनज़ीर को उस वक्त एज सिक्योरिटी थ्रेट परसीव किया जाता था, और वो कोई पर्सनल विम्स एंड विशेस की तरफ से नहीं था, वो एज एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स एक चीज़ को डिसाइड किया गया। तब 140 मिलियन बांटे गए, वो कोई खाली एक DGISI के बैग में तो नहीं थे ना कि दे दिए गए, मुख्तलिफ बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंटों से लोगों को पेमेंट्स हुई। आज भी हम क्या कर रहे हैं, हम दोबारा से इमरान खान को एक सिक्योरिटी थ्रेट लेबल करके अगर इस तरह से ट्रीट करना चाह रहे हैं, देखिए ये मसले का हल नहीं है। हम चीज़ों को और गंभीर कर देंगे, हम पॉलिटिक्स को और ज़्यादा पलूट कर देंगे, और मेरे ख्याल से देखें इससे क्या होगा, इमरान खान तो ऑलरेडी जेल में है, उसकी परेशानियां जो हैं वो उसी तरह ही रहेंगी, मगर हम अपने लिए मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। राना साहब, क्या इमरान खान को 9 मई में सज़ा हो सकती? देखें, अगर फैज़ हमीद साहब को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पे सज़ा दी गई है, तो वो सियासी सरगर्मियों में किसी सियासी जमात या किसी सियासी लीडर या सियासी लोगों से ही मुलव्वस थे ना, कोई अपने तौर पे अकेले ही तो कोई सियासत नहीं वो कर रहे थे। और दूसरा ये है कि अगर वही एविडेंस जो है वो लीड करती है आगे कि जो इवेंट हुआ है 9 मई का, या उससे कोई मिलते जुलते इवेंट जो है वो ये धरने वाली लॉन्ग मार्च वाली जो बात हमने पहले की है, तो अगर उनमें इनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, तो फिर जो दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो लीडरशिप है, तो वो फिर किस तरह से जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं होगी, वो तो साइमल्टेनियसली प्रोसिक्यूट होगी वो तो उनको अगर सज़ा का अमल आगे बढ़ता है जनरल फैज़ को, तो फिर इसका मतलब है कि इमरान को भी 9 मई में सज़ा का अमल आगे बढ़ता है। नहीं, अगर वो मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है, फील्ड कोर्ट मार्शल, तो फिर इमरान का केस भी फील्ड कोर्ट मार्शल वहीं पे चलेगा, वहीं चलेगा, मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा। ये मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि अगर फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ ये केस चला कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थे और उन्होंने रियासत को डिस्टेबल करने के लिए कोई ऐसी जो है वो एंटी स्टेट जो है वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, और उस जुर्म में अगर उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो फिर उनके साथ आखिर वो एक्टिविटीज़ किसी के साथ ही उन्होंने की ना, तो उनके साथ जो लोग मुलव्वस पाए जाएंगे उनका भी इनके साथ ही ट्रायल होगा। सेनेटर फैसल वाडा साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। वाडा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता है आखिरी प्रोग्राम में आपने कहा था कि जल्दी से, और शायद 14 साल का आपने तज़किरा भी किया था ऑन एयर, आज 14 साल की सज़ा का ऐलान हो गया। 9 मई अभी हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट से लगता यह है कि वो वाला हिस्सा अभी पेंडिंग है। आखिरी कंक्लूडिंग पैरा यह है कि सियासी इंतशार वाली कार्रवाइयों में अलहदा से तहकीकात हो रही हैं। तो आपके ख्याल में 9 मई में भी जनरल फैज़ को अलहदा से सज़ा होगी? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। नदीम मलिक साहब, देखिए, मुझे 9 मई से 1 साल पहले पार्टी ने कॉल दिया था और मैं उनको रोक रहा था कि इस तरफ ना जाए, वापसी नहीं होगी। मैं आपको नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि 9 मई के केस अंडर ट्रायल है और फैज हमीद जो है वो इमरान खान समेत दीगर के शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब और PTI के लोग जो साइड में हुए हैं और उसमें जिन्होंने इंसाफ का कलम चलाया है, इनके लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो सब शिकंजे में आ गए हैं ऑलरेडी। तो इसमें दो राय आप कह रहे हैं जनरल फैज जो है वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। गवाही और शवाहिद वादा माफ गवाह बनेंगे, वादा माफ गवाह बनेंगे। देखिए, उनकी गवाही से उनकी कोई फैज हमीद की कहीं कोई कमी नहीं हो जाएगी सजा में, लेकिन वो जो मजीद शवाहिद 9 मई से रिलेटेड हैं, खान साहब से रिलेटेड हैं, PTI से रिलेटेड हैं, जो दाएं बाएं के लोग हैं उनसे रिलेटेड हैं, पार्टी के अंदर जो साइड पे भी हुए हैं उनसे, और जिन्होंने कलम इस्तेमाल किया है अपने इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर, इन सबको फैसिलिटेट करने के लिए, इसमें 9 मई के शिकंजे में आ गए हैं। जो मैं आपको कई अरसे से कह रहा था, इसमें इबाम रखें कि ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल, ये हो गया है। इसका ट्रायल चलता जाएगा और आगे आप देखते जाएंगे। तो आज जैसे
मातम का दिन है तहरीक इंसाफ के लिए। जो वो चाहते थे, जिधर लाना चाहते थे, वहां आ गए हैं। आपके इस बात से तो दो तासुर मिलते हैं। एक ये कि इमरान खान और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो 9 मई में चार्जेस फ्रेम होंगे और जनरल फैज़ उनके खिलाफ गवाही देंगे। और साथ आप एक जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने अपना इंसाफ का कलम इस्तेमाल किया कि कुछ जजेस जो हैं वो भी इसी 9 मई वाले केस के अंदर शामिल हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए जी, मैं आपको, जैसे अगर आप इस्तीफा देके बात करें तो आपने इस्तीफा दिया है, अफसर साहब को देखा है। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ नदीम अली साहब, अभाव ना रखे, कंफ्यूजन ना रखे, बुज़दिली ना दिखाएं। जो सच है, फैक्ट है, वो रखे पब्लिक के आगे। ये 9 मई से रोक रहे थे, 9 मई में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो मैं आपको कई सालों से कह रहा था, देयर इज नो क्वेश्चन। मैंने आपको ये सब बातें तब कही थी जब किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। खास करके मैं बात करता था शुरू से, वो खास पकड़ा गया। 14 साल वाली बात मैंने आपसे कही थी, अल्लाह के हुक्म से वो भी पूरी हुई। इसी तरीके से जिस चीज से रोक रहा था 9 मई से के इकदाम जैसे कामों से, मुझे निकाल दिया 9 मई से 1 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब मजीद कोई पॉलिटिकल प्लान किसी भी पार्टी का समेत पीटीआई के आगे ये बढ़ा इस तरफ जो कोशिश की जा रही है आज के दिन भी, वो भी इबरत का वर्ड यूज मैं कर रहा हूं, कानूनी तौर पे मुल्क दुश्मन अनासर को टेक ऑन किया जाएगा। और इसमें भाम गुंजाइश ना रखें। जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि वैसा ही होगा कि 9 मई के अंदर इमरान खान साहब के शवाहिद, गवाही, उनके उससे पहले एज वजीर आजम जिन भूत और सियासी प्लेयर जो अंदर हैं और बाहर भी हैं, ठीक है, वो सब आप देखेंगे। तो 9 मई इज नॉट अ क्वेश्चन कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो चुकी है। अब इसका ट्रायल चल रहा है। तो जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल से रिलेटेड जो फैज हमीद ने काम किया उससे क्या फौज को फायदा हुआ था, तो जिसको फायदा हुआ था, जिसका प्लान था। और याद रखें, इस सियासी फायदे के अंदर किसके ऑर्डर्स थे, किससे आपका ताल्लुकात थे, इसमें कोई दो राय तो ना रखे ना। अब अरशद शरीफ साहब का केस है, हमारे शहीद दोस्त का, उसमें मुराद सईद की जरूरत है ना, वो भी इंसाफ के मंतक के इम्तिहान को पहुंचेगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, हो जाएगा, हो गया नहीं है। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं राना साहब। सर, एक और बड़ा मामला है, जनरल फैज़ को सियासी सरगर्मियों के ऊपर सज़ा होती है, तो क्यों नहीं जो 2014 वाला धरना था उसकी भी एक मनसूबाबंदी थी, पैट को और पीटीआई को किसी ने इकट्ठा किया था, फैसिलिटेट किया था, क्यों नहीं 2014 की सज़ा का अमल आगे बढ़ा? देखिए, ये एक प्राइम एजेंसी है और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के रियासत के मामलात में उसका एक बड़ा अहम रोल है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसे हम इतनी डिटेल में जाके ये इस वक्त जो इस केस का फ़ैसला हुआ है, ये सूरत हाल ऐसी है, मैंने जो बात पहले की है उसी में ये सारी बात आ जाती है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इंस्टीट्यूशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसमें कोई अगर मुलव्वस हो भी। 2014 का धरना इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट, मेरा ख़्याल है कि शायद जिन साहब को हम उस सूरत हाल में हम इल्ज़ाम दे रहे हैं, शायद उसका वो पर्सनल एजेंडा नहीं था। यानी एक आदमी का पर्सनल एजेंडा होता है और एक जो है वो यानी अदरवाइज़ जो है वो मामला होता है। फैज़ हमीद साहब, लेकिन आपको ये काबिल कबूल है कि 2014 का जो धरना है, फैज़ हमीद साहब अपनी जो अथॉरिटी है उसको उन्होंने अपने पर्सनल एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। वहाँ पे उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था, ना वो ऐसा कर सकते थे और उसकी पकड़ में वो फिर आ गए। 2014 एज ए पोलिटिकल लीडर आपके लिए काबिल कबूल है, अगर उसमें उस वक्त के जो भी साहब जिनका नाम आता था, अगर वो उनका पर्सनल एजेंडा नहीं था तो ये आपके लिए काबिल कबूल है? नहीं, मामला ये है कि अगर उन्होंने उस मामले में उनका ये पर्सनल एजेंडा होता तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो एक डिसिप्लिन के तहत चलते हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं देते। लेकिन ये मेरा सवाल फिर भी बरकरार है उमैर न्याज़ी साहब। IGI, अब आपने भी अभी तज़किरा किया,
आईजीआई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है और आईजीआई में नवाज शरीफ को खड़ा किया गया था मोहतरमा को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए, तो क्यों नहीं आज हम इसमें मैं आप और ज़्यादा अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है जी, हमीद गुल साहब के आपने इंटरव्यू सुने? मैंने उनके इंटरव्यू किए हुए। उन्होंने वाज़ेह कहा था कि ये हमारा फैसला था और उस फैसले के ऊपर मैंने अमल दरामद किया, मैंने को खुद से किया, मैंने को ज़ाती तौर पे किया। ये उनकी बड़ी वाज़ेह बातें हैं। मतलब उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ को खड़ा किया था बीबी को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए, उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता है। बात ये है कि जो भी किया, गुल हमीद साहब और रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि जी फैसला हुआ, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। मैंने जनरल हमीद गुल और जनरल असद दुरानी के भी इंटरव्यू किए। उमैर नियाज़ी साहब, ये अगर तमाम सियासी क़ुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट एक नुक्ते के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय कर लें, और ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि आईएसआई के अंदर हुकूमत बनाने और गिराने का जो काम है वो हमने आइंदा से नहीं लेना, आप भी नहीं लें, PMLN भी कहीं नहीं लेना, पीपल्स पार्टी भी कहीं नहीं लेना, और इस्टेब्लिशमेंट भी किनारा कश हो जाए, फिर इस चीज़ को काबू करना मुमकिन है। नहीं तो 2-4 साल बाद फिर ऐसा एक्शन रिप्ले फिर होगा। एक्शन रिप्ले क्या बात है कि वो इन्वॉल्वमेंट ख़त्म भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए राना साहब एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पर्सनल इंगेजमेंट और ऑफिशियल असाइनमेंट। अगर हम इस तरह की डिस्टिंक्शन ड्रॉ करेंगे ना, तो फिर तो हम उस इंटरवेंशन को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, फिर तो हम खुद एज ए सियासतदान उन्हें दावत दे रहे हैं कि आप एक बोर्ड मीटिंग करें, इकट्ठे बैठ के फ़ैसला कर लें, फिर आप स्याह करें, सफ़ेद करें, आपको इस चीज़ का हक़ है। होना क्या चाहिए, देखें कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, चाहे हमें इकोनॉमिस्ट कहता है कि हम अथॉरिटेरियन स्टेट की तरफ स्लिप कर गए हैं, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो सियासत का डोमेन है उसको ओपन रहने दें। हमारे जो आपस का मैच है वो उसी बैलेट पे डिसाइड होना चाहिए। उस बैलेट की सैंक्टिटी को बहाल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि फॉर्म 47 की वो आवाज़ ना आए। हम ये कोशिश ना करें कि हम अपने जो मुखालफिन को मार्जिनलाइज करें, उन्हें जो है ना केसेस में सज़ा करा के, जैसा हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट और नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली को रुखसत किया गया 10-10 साल की सज़ाएं दे के, ये वाले रास्ते को बंद होना चाहिए। अगर जब तक ये नहीं कर सकेंगे फिर तो देखें हम अदरवाइज तो सियासत का फील्ड वेकेंट छोड़े हैं, फिर आप और हम तो फिर एक स्टेज एक्टर बन के रह जाएंगे। उमैर साहब साहब मुझे ये बताएं ना कि ये काम शुरू किसने किया है? आप सब सारे ये फॉर्म 47 जो है, ये इस इलेक्शन में फॉर्म 47 है, किसी इलेक्शन में जो है ये RTS बैठ गया था, किसी इलेक्शन में जो है वो आरोज का इलेक्शन करार दिया था। तो मामला ये है कि ये काम शुरू किसने किया है? नहीं बिल्कुल कह रहे हैं, जो अगर 2018 के इलेक्शन के बाद अगर सियासतदान बैठ जाते, अगर वहाँ उस वक्त पार्लिमानी कमीशन बना था, उसे काम करने दिया जाता, इलेक्शन रूल्स को ठीक कर दिया जाता और आइंदा से जो है वो इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बना दिया जाता, और वो जो हमारे ख़िलाफ़ केसेस और हमें जो है वो कह रहे थे कि जी आप क्या ले रहे हैं, NRO ले रहे हैं, तो अगर वो यानी विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ना चलता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। उमैर साहब ये रास्ता सारों को मिल के रोकना पड़ेगा। मैं IGI की आपको मिसाल देता हूँ क्योंकि उसमें नवाज शरीफ को खड़ा किया गया था बीबी को रोकने के लिए, लेकिन 2018 में जब PTI की हुकूमत बनी तो ये IGI 2 थी। मतलब मैं उसके सारे फुटप्रिंट्स जो थे IGI के बनाने वाले और इत्तेहादियों को इकट्ठा करने वाले, वो सारे फुटप्रिंट्स 2018 में भी मौजूद थे। वैसे ही एक वो जनूबी सूबा पंजाब महाज बन गया था, MQM आपकी इत्तेहादी बन गई थी, और वो जमातें जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब जानी जाती थी इमरान के दाएं और बाएं आई और PTI की हुकूमत बन गई। वो जो है वो यानी जनूबी पंजाब का नारा लगा, महाज बना, और अगले दिन वो पूरा महाज जो था वो बनी गाला में बैठा, बनी गाला। तो उमैर साहब ये सारों को अपना अपना कसूर मानते हुए इस्लाह के लिए भी इकट्ठा होना पड़ेगा। उमैर साहब बिल्कुल ठीक है नदीम मलिक साहब, आज देखें, आज बैठ के पास्ट पे बात करना बहुत आसान है, हम कह सकते हैं, मगर जब प्रेजेंट में हम बैठे होते हैं ना, हम अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं होते। आज आप बिल्कुल कह लेंगे हमारे में गलतियाँ होंगी, मैं उस चीज़ को नहीं डिफेंड करता, वरना जवाब देने को बहुत सारे हैं। बंदा डिफरेंट कह ले कि हमें बहुत सारी सीटें ऐसी थी
मतलब 15 तो सीटें ऑन रिकॉर्ड हैं जो इनका मार्जिन 2500 से कम है, जो पीटीआई की हराई की गई, पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए, मगर उसमें नहीं जाते। देखें आज क्या है, आज देखें हम अपना रोल बिल्कुल खो चुके हैं, उसमें चाहे जियो पॉलिटिक्स का असर हो, जो मामलात हो, अब बर्डन मेरे शोल्डर पे नहीं है, वो राणा साहब के शोल्डर पे है। पास्ट की हम एक दूसरे को बेशक जितनी मलामत करते रहे, ठीक है, मलामत हमारे ज़िम्मे है और उसी वजह से आज हम इस स्टेज पे हैं, मगर आज देखें रियलाइज़ ये करना है कि इन इलेक्शंस को इफेक्टिव किस तरह से बनाना है। हम जो मार्जिनलाइज हुए हैं, जो इलेक्शन खुद देखें, कश्मीर की सूरत हाल किस तरह का मजाक है, एक पार्टी जिसकी 11 सीटें वो हुकूमत बना के बैठी, हुकूमत भी वो कौन सी कि 6 माह की हुकूमत तक छोड़ने को तैयार नहीं। तो देखें हमारा एज ए पॉलिटिशियन कैरेक्टर क्या बनता जा रहा है, उस चीज़ से निकलना है तो वो जाहिर बात है बैठना पड़ेगा, मगर बैठना मीनिंगफुल कब होगा। देखिए हम आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम बैठने को तैयार हैं, मगर असल जो स्टेक होल्डर जो अडयाला में बंद है उसको हम एंगेज करने को तैयार नहीं है। अच्छा राना साहब, कुछ मामलात में लगता है कि पीटीआई पे भी सख्ती का एक नेक्स्ट लेवल है। एक तो जनरल फैज़ वाली सज़ा का अमल है, लेकिन वैसे भी जो मुलाकातों वाला अमल पिछले 4-6 हफ्ते बंद था वो एक दिन खुला और उसका जो नेगेटिव फॉल आउट आया, मुझे लगता है कि सख्ती मज़ीद बढ़ेगी इमरान पे भी और पीटीआई पे भी। इज़ इट ट्रू? देखिए उसकी वजूहात हैं, ये जो मुलाकातें जो पीछे बंद हुई हैं तो इसके बारे में एक यानी काफ़ी यानी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी कि जो ये चीफ़ मिनिस्टर साहब को तब्दील किया गया केपीके में, तो ये इस एजेंडे पे तब्दील किया गया था कि 26 नवंबर 2024 की याद में 26 नवंबर 2025 को वो उस किस्म का ही एक एहतजाज जो है वो किया जाएगा और दोबारा से जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने को थोड़ा माजरत की कि जी ऐसा ना किया जाए या ऐसा मैं नहीं कर सकूँगा, तो उनको चेंज किया गया और सुहेल अफरीदी साहब को इस एजेंडे पे लाया गया। और ये सारी जो अपना प्लानिंग और डायरेक्शंस और हर चीज़ जो है वो इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से अडयाला जेल से ही होनी थी और नवंबर 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। और तो इसलिए फिर जो है वो जब इन मुलाकातों को रोका गया तो फिर ये 26 नवंबर 2025 को कुछ नहीं हुआ। अब दोबारा तो मामला ये है बढ़ती हुई नजर आती है। तो मामला ये है कि अब भी अगर वो अडयाला जेल में बैठ के अगर तो वो वहाँ पे बैठ के जिस तरह से बात उमैर नियाज़ी साहब कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बैठना चाहिए, हमें इनके ऊपर बात करनी चाहिए, हमें इनका कोई हल तलाश करना चाहिए, तो इसके ऊपर तो किसी को भी एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ पे बैठ के वो यही यानी बाहर अफरा तफरी फैलाने के लिए, अनारकी फैलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करने के लिए जो है वो वहाँ पे बैठ के प्लानिंग करेंगे और इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से मैनेज करना चाहेंगे, तो फिर आप मुझे बताएंगे ये कैसे होगी? ये सख्ती तो फिर होगी। क्या इमरान को आप अडयाला से कहीं शिफ्ट करने का भी सोच रहे हैं? देखिए इसमें कोई फ़ैसला जो है वो अब तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई फ़ैसला नहीं है। लेकिन अगर हर मंगल को और हर जुमेरात को यही तमाशा वहाँ पे होना है और उसके नतीजे में जो है वो ये एप्रीहेंशंस होनी है कि वहाँ पे कोई और ज़्यादा कोई नुकसान हो जाए, तो फिर उसको अवॉइड करने के लिए ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन सर आप उसको बनी गाला भी तो इमरान को उसके घर भी शिफ्ट कर सकते हैं, सब जेल करार दें उसको, उसके घर भी शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत सारी तनाव से बचा भी जा सकता है। तो वहाँ पे फिर इस बात की कौन ज़मानत देगा या गारंटी करेगा कि वहाँ पे वो बैठ के जिसका जो जिक्र मैंने किया है तो कि वहाँ सब जेल होनी है सर। वो कौन सा आपने उसको महल में जाके तो घूमने फिरने की आज़ादी दे देनी है, वो तो सब जेल होती है। बहरहाल ये आपकी तजवीज़ है, इसके ऊपर जो है मेरे यानी इन्फॉर्मेशन है कि शायद कभी ऐसा हुआ था, ख़ास तौर पे बुशरा बेगम साहिबा को तो ये कहा गया था कि वो बनी गाला में उनको जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार किया था। राना सनाउल्लाह खान, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब और फैसल ओडा साहब, सबका शुक्रिया। नहीं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।